एक तरफ ना ऐसी नौकरी जहां बेईमानी करने पर हजारों रुपए मिल रहे थे और उसे ठुकरा दिया गया। और दूसरी तरफ एक पहाड़ पर चंद सिक्कों के लिए सारी ईमानदारी मिट्टी में मिल गई। एग्जैक्टली इंसान का दिमाग कितनी जल्दी अपने ही असूल तोड़ देता है, ये सोचकर ही ना हैरानी होती है। यू आर वॉचिंग पीसफुल वेल्थ, जहां हम पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं जो आपको पुश करते हैं अपनी लाइफ और गोल्स को सीरियसली लेने के लिए। ये पुश लाइफ में ना सच में बहुत जरूरी होता है। हाँ, और एक और छोटी सी बात, आप में से काफी लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की इस गहरी चर्चा का जो टॉपिक है वो है ईमानदारी का पथ। ईमानदारी का पथ सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर इसमें एक बहुत गहरा राज छुपा है। वही तो, जिंदगी भर ईमान और मेहनत से जीने वाला एक इंसान कैसे सिर्फ एक सेकंड की गलत सोच से अपना सब कुछ हार बैठता है। हम सोचते हैं बहुत बड़ा लालच होगा, लेकिन असली रीजन कुछ और है। एक ऐसी गलती जो शायद हम सब रोज करते हैं, जाने अनजाने में। राइट? ऐसा क्या हुआ कि सारी जिंदगी ईमानदार रहने वाला अचानक पत्थर बन गया? ये एंड तक सुनना ही पड़ेगा क्योंकि ट्विस्ट बहुत बड़ा है। ये पूरी घटना ना साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्सों पर रोशनी डालती है। देखो, हम सब एक गलतफहमी में जीते हैं। कैसी गलतफहमी? कि किसी इंसान का पतन या उसके असूलों का टूटना हमेशा किसी बहुत बड़े हादसे का नतीजा होता है। हमें लगता है कि अरे कोई बहुत बड़ा लालच होगा या किसी ने धमकी दी होगी। हाँ, आमतौर पर फिल्म्स में तो वही दिखाते हैं। बिल्कुल, लेकिन दरअसल अस्तित्व की तबाही की शुरुआत ना एक बहुत ही छोटे, लगभग ना दिखने वाले विचार से होती है। एक ऐसी कमजोरी का पल जो कब पूरे कैरेक्टर को निगल जाता है, इंसान को खुद पता ही नहीं चलता। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि इसका पूरा मैकेनिज्म समझ आए। एक मशहूर किस्से का सहारा लेते हैं, एक आम इंसान की केस स्टडी जिसे हम जेक बुला सकते हैं। अच्छा, जेक की कहानी। हाँ, जेक की पूरी जिंदगी को अगर एक शब्द में बयान करना हो ना, तो वो शब्द होगा संघर्ष। जेक दरिद्रता की उस सीमा पर है जहां इंसान का आत्मसम्मान रोज टूटता है, यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी। एग्जैक्टली। वो दिन की शुरुआत एक नई नौकरी ढूंढने की उम्मीद से करता है, पूरा दिन दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों की झिड़कियां सुनता है और रात को थक हार कर सूखी रोटी खाकर सो जाता है। अगले दिन फिर से वही दर्दनाक साइकिल शुरू होती है, एक एंडलेस लूप की तरह। राइट। एक दिन जब वो लगभग अपनी सारी उम्मीद खो चुका था, उसकी मुलाकात एक अजीब से बूढ़े आदमी से होती है जिसके पास 3 बहुत ही भारी डफल बैग्स थे। यहाँ एक रिलेटेबल बात यह है कि जिंदगी में जब हम सबसे ज्यादा मजबूर होते हैं, थके हुए होते हैं, ठीक उसी वक्त सबसे बड़ा टेस्ट हमारे सामने खड़ा होता है। सही कहा। और अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो ये एक तरह का ग्राउंड टेस्ट है। ग्राउंड टेस्ट मतलब ये कि वो बूढ़ा आदमी सिर्फ मदद की गुहार नहीं लगा रहा था, वो दरअसल जेक की मानसिक स्थिति, उसके साइकोलॉजिकल बेसलाइन को परख रहा था। देखो, जेक उस वक्त डेस्परेट है, भूखा है। हाँ, और आम तौर पर ऐसे हालात में कोई भी इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। वही तो, वो आसानी से उस बूढ़े को मना कर सकता था या गुस्से में उस पर चिल्ला सकता था, पर जेक का जो कोर बिलीफ सिस्टम था वो अभी भी मजबूत था। वो खुद को बार बार यही याद दिलाता था ना कि मैं भूखा जरूर हूँ पर मैं चोर नहीं हूँ। राइट, मैं सिर्फ मेहनत की कमाई खाता हूँ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में हमारी ईमानदारी का मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होता है। पर ऐसा क्यों होता है? मेरा मतलब है, जब इंसान के पास खोने के लिए लिटरली कुछ नहीं है तो वो असूलों से इतना चिपका क्यों रहता है? क्योंकि जब एक इंसान के पास पैसा, पावर या सामाजिक रुतबा नहीं होता ना, तब उसकी आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान ही उसकी इकलौती दौलत होती है। अरे वाह, ये पॉइंट बहुत डीप है ना? जेक दरअसल अपनी आइडेंटिटी को बचा रहा था। गरीबी उसके कंट्रोल में नहीं थी, पर ईमानदारी उसके कंट्रोल में थी। ये दिमाग का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो उसके आत्मसम्मान को जिंदा रखता है। और यहाँ हमें एक बहुत ही पावरफुल कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ जेक का भारी दिल, उसका लंबा दर्द, और दूसरी तरफ जब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तीसरा बैग उठाने के लिए वो 3 ब्रॉन्ज यानी कांसे के सिक्के देगा, तो एक छोटी सी उम्मीद जगती है, हो पाती है। हाँ, जेक तुरंत बैग उठाता है। हालांकि वो बैग उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी होता है क्योंकि उसमें सिक्के भरे हुए थे। फिर भी वो बैग को कंधे पर टिकाता है और आगे निकल पड़ता है। पर इस सफर को ध्यान से देखिए। शुरुआत से ही इस यात्रा में एक अजीब सा तनाव था, एक मॉरल फ्रिक्शन था। मॉरल फ्रिक्शन कैसे?
जेक चलते चलते महसूस करता है कि बूढ़ा आदमी उसको बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है, उसे घूर रहा है, जैसे उस पर शक कर रहा हो। और यहाँ से दिमाग के अंदर का टकराव शुरू होता है। हाँ, जेक को लगता है शायद इस बूढ़े को लग रहा है कि मैं बैग लेकर भाग जाऊंगा, पर वो अपने गुस्से को पीता है। उसके बाद यात्रा का एक और कठिन हिस्सा आता है। स्ट्रगल का लेवल बढ़ता है यहाँ से। बिल्कुल, रास्ता और मुश्किल होता जाता है। आगे बढ़ते हुए एक नदी आती है जिसमें पानी का बहाव काफी तेज था। जेक बिना ज्यादा सोचे नदी पार करने के लिए पानी में उतर जाता है, पर बूढ़ा आदमी किनारे पर ही रुक जाता है। वो क्या कहता है वहाँ? वो कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ, बैग्स के साथ उतरा तो डूब जाऊंगा। क्या तुम मेरे लिए एक और बैग उठा सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें 3 चांदी के सिक्के दूंगा। अब चांदी। हाँ, पर रुक। जैसे ही जेक बैग उठाने लगता है, बूढ़ा आदमी उसे रोकती है और एक ऐसी शर्त रखती है जो वाकई चुभने वाली थी। वो कहता है, मुझसे वादा करो कि तुम इसे लेकर भागोगे नहीं। आजकल लोगों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। बाप रे, यहाँ एक सवाल उठना लाजमी है कि बूढ़ा आदमी आखिर ये कर क्यों रहा है? क्यों कर रहा था वो ऐसा? वो स्टेक्स बढ़ा रहा है। कांसे से बात अब चांदी पर आ चुकी है। और ध्यान दीजिए, सिर्फ इनाम नहीं बढ़ा है, डाउट यानी शक का लेवल भी बढ़ा दिया गया है। सही बात है। ये कोई आम सफर नहीं रहा अब, बल्कि एक तगड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर टेस्ट बन चुका था। बूढ़ा आदमी देखना चाहता था कि जब इंसान की आत्मा पर बार बार शक का प्रहार किया जाए तो क्या वो परेशान होकर अपनी अच्छाई छोड़ देगा? और कहानी में जाके फ्रस्ट्रेट हो भी जाता है। उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है, क्या मैं तुम्हें कोई चोर या लुटेरा दिखता हूँ? मैं चंद सिक्कों के लिए बेईमानी नहीं करता। नेचुरल रिएक्शन है। हाँ, वो क्लियरली परेशान था। फिर भी वो अपने गुस्से का घूंट पीता है, बैग उठाता है और नदी पार कर लेता है। लेकिन टेस्ट यहीं खत्म नहीं होता। नदी के बाद एक ऊंचा और खड़ी चढ़ाई वाला पहाड़ आता है। पहाड़ के नीचे बूढ़ा फिर रुक जाता होगा। एग्जैक्टली। बूढ़ा हांफता हुए रुक जाता है और कहता है कि मेरे अंदर चढ़ने की ताकत नहीं बची। सोमे कहता है कि ठीक है, तीसरा बैग भी मुझे दे दो, मैं अकेले चढ़ जाऊंगा। और बूढ़ा आदमी वहां फिर से वही शक वाला गेम खेलता है। क्या कहता है इस बार? वो कहता है, इस तीसरे बैग में पूरे सोने के सिक्के हैं। अगर तुम इसे लेकर भाग गए तो मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि मैं तुम्हें पकड़ सकूं। अब मुझे यहाँ सख्त ऐतराज है। किस बात पर? बूढ़ा आदमी बार बार उस पर शक क्यों कर रहा था? आखिर जेक ने फ्रस्ट्रेट होकर उस बूढ़े को अपनी पुरानी लोन कंपनी वाली पूरी कहानी तक सुना दी थी। हाँ। उसने बताया कि कैसे उस पर झूठ बोलने का दबाव था और उसने फ्रॉड का हिस्सा बनने से मना करके नौकरी ही ठुकरा दी थी। यानी उसने अपना ट्रैक रिकॉर्ड दे दिया। हाँ, वो एक प्रूवन ईमानदार इंसान है जिसने अपने असूलों के लिए अपनी जॉब कुर्बान कर दी। फिर ये बार बार का अपमान क्यों? ये फ्रस्ट्रेशन समझ आती है, पर यही वो सबसे बड़ा मेंटल ट्रैप है जिसे हमें डीप डाइव करके समझना होगा। बूढ़ा आदमी जानबूझकर उसकी साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज को पुश कर रहा था, उसका लिमिट चेक कर रहा था। बिल्कुल। वो दरअसल जेक के एंड्योरेंस को परख रहा था। हाँ। और यहाँ फिजिकल एंड्योरेंस की बात नहीं हो रही। पहाड़ चढ़ना और नदी पार करना तो शारीरिक परीक्षा थी, लेकिन ये मेंटल एंड्योरेंस का टेस्ट था। अच्छा, दिमागी टेस्ट। हाँ, क्या जेक गुस्से में आकर अपनी वैल्यूज को छोड़ देगा? इसको साइकोलॉजी में समझना बहुत जरूरी है। जब लगातार हमारी अच्छाई का मजाक उड़ाया जाता है या हमारी ईमानदारी पर बार बार शक किया जाता है तो ईगो डिप्लीशन होता है। ईगो डिप्लीशन, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि इंसान का दिमाग थकने लगता है, अपनी अच्छाई साबित करते करते बैटरी लो हो जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां दिमाग बगावत कर देता है। ओह, जैसे गिव अप कर देना। राइट। दिमाग कहता है, अगर ये पूरी दुनिया मुझे बुरा समझ ही रही है तो मैं बुरा बनी क्यों ना जाऊं। अगर बुरा समझ ही रहा है तो बुरा बनी जाऊं। बाप रे, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। पर रुक, यहाँ एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट कैसा? हम जो सोच रहे थे कि जेक शक से टूट जाएगा, वैसा नहीं होता। जेक नदी और पहाड़ दोनों पार कर लेता है और उसकी ईमानदारी यहाँ तक बिल्कुल नहीं टूटी। ऐसा लगता है कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। कहता है कि तुम अकेले इन तीनों बैग्स को लेकर ऊपर जाओ और पहाड़ के उस पार उतरकर मेरा इंतजार करो। और ये कहानी का सबसे अहम पड़ाव है, आइसोलेशन, यानी अकेलापन। अकेलापन इतना खतरनाक कैसे हो गया अचानक? अकेलेपन और ट्रस्ट का कॉम्बिनेशन ना एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल बन सकता है, खासकर तब जब इंसान का माइंड थका हुआ हो। देखो, जब तक बूढ़ा आदमी उसके पास चल रहा था, जेक के डिसीजंस सोशली मॉनिटर्ड थे। मतलब उस पे किसी की नजर थी। एग्जैक्टली। सोसाइटी का डर और शर्म का पहरा था उस पे। लेकिन जैसे ही वो अकेला हुआ उस ऊंचे पहाड़ पर, उन भारी बोझ के साथ, उस अकेलेपन ने जेक के दिमाग में लालच यानी ग्रीड का बीज बो दिया।
पर एक सेकंड, मुझे यहाँ एक लॉजिक समझ नहीं आ रहा। हम कैसे मान ले कि सिर्फ अकेलेपन ने उसे चोर बना दिया? क्यों? ऐसा क्यों लगता है? उसने लोन कंपनी में फ्रॉड नहीं किया जब वो अकेला था। वहाँ कौन सा उस पे कोई 24 घंटे कैमरा लगा था? वहाँ ऐसा क्या अलग था और यहाँ क्या अलग है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, पर इन लोन कंपनी और उस पहाड़ में एक बुनियादी फर्क था। लोन कंपनी में वो एक सिस्टम का हिस्सा था। सिस्टम? हाँ, वहाँ सोसाइटी के नियम थे, कानून थे, पकड़े जाने का डर और ट्रेसेबल कॉन्सिक्वेंसेस थे। वहाँ उसके फैसले सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स के बीच थे, पर पहाड़ पर वहाँ एब्सोल्यूट आइसोलेशन था। कोई देखने वाला नहीं, कोई पुलिस नहीं। बिल्कुल, ना कोई डर, ना कोई सिस्टम। और सबसे बड़ा फर्क यहाँ रिवॉर्ड इमीडिएट और सामने था। उसके कंधों पर सचमुच का सोना और चांदी था, जिसे बिना किसी पेपर ट्रेल के हड़पा जा सकता था। समझ गए। इंसान की ईमानदारी ना किसी रबर बैंड की तरह होती है। बूढ़ा आदमी उस रबर बैंड को धीरे धीरे खींच रहा था। नदी पर खींचा, पहाड़ पे खींचा। सही एनालॉजी है। पर रबर बैंड तब नहीं टूटा जब उसमें स्ट्रेच था। टूटा तब जब अकेलेपन की वजह से उस पर से सोसाइटी का दबाव अचानक हट गया। एकदम सही पकड़ा। वो अकेला चल रहा था। उसके कंधों पर ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड की 3 भारी बैग्स थे। पहाड़ पर बिल्कुल खामोशी थी और अचानक उसके अंदर एक ख्याल आता है, मैं भाग सकता हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा। बस एक छोटा सा ख्याल। और दिमाग कैसे अपने ही जाल बुनते हैं, ये देखना सच में हैरत अंगेज है। एक नेगेटिव थॉट वायरस की तरह क्लिक करते ही पूरे सिस्टम को क्रैश कर देता है। दिमाग उस विचार को रैशनलाइज करना शुरू करता है। रैशनलाइज यानी बहाने बनाना। हाँ, इसको हम साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस को कम करना कहते हैं। दिमाग जस्टिफिकेशंस ढूंढता है ताकि हमारी जो खुद की नजर में इमेज है वो खत्म ना हो जाए। हम बुरे भी बन जाएं और खुद को बुरे लगे भी ना। अरे हाँ, क्योंकि दूसरा ख्याल जो जेक के माइंड में आता है वो खुद को डिफेंड करने वाला ही होता है। वो सोचता है, ये तो बूढ़ा आदमी है, वैसे भी इसकी उम्र हो चुकी है, इसे इतने पैसों की आखिर क्या ही जरूरत है। देखा, खुद को कन्विंस कर लिया। और उसके तुरंत बाद तीसरा थॉट आता है, अगर मैं ये ले लूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा, एक खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा और मजे की लाइफ जीऊंगा। मेरी सारी गरीबी, सारा स्ट्रगल एक झटके में खत्म। और यही लोग सबसे बड़ा मिस्टेक कर देते हैं। जेक सच में भाग जाता है। बाप रे, एक्शन ले लिया उसने। हाँ, पूरी उम्र की ईमानदारी और मेहनत एक तरफ और वो कुछ पलों का अकेलापन एक तरफ, वो उस सब को लेकर भाग गया। अगर हम इस कोर कॉन्सेप्ट को गहराई से समझे ना, तो हम देखेंगे कि एक अकेले नेगेटिव थॉट पर कंट्रोल ना होने की वजह से पूरा वैल्यू सिस्टम कैसे तबाह हो जाता है। एक तयशुदा पैटर्न होता है हमेशा। कैसा पैटर्न? विचार यानी थॉट्स कैसे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स कैसे एक्शंस बनते हैं और एक्शंस कैसे हमारी किस्मत तय करते हैं। जेक ने उस पहले थॉट मैं भाग सकता हूं को वहीं ब्लॉक नहीं किया, उसने उस विचार के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। एक छोटी सी विंडो ओपन कर दी। राइट, विचार किसी दीमक की तरह होते हैं। अगर उन्हें बाहर न निकाला जाए तो वो ईमानदारी और असूलों के मजबूत खंभों को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। और जैसे ही जेक ने उस थॉट को जगह दी, लालच ने उसके दिमाग का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लिया। ये कितना डराने वाला है ना। हम सब सोचते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमारे असूल मजबूत है, पर जेक भी तो मजबूत था। उसने लोन कंपनी छोड़ दी थी असूलों के लिए। पर उस अकेलेपन में किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसके अपने दिमाग ने उसे हरा दिया। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर के अंधेरे से होती है। जेक उस पहाड़ पर किसी बूढ़े से नहीं, खुद से हार गया था। सही बात है। रैशनलाइजेशन का मैकेनिज्म इतना स्मूथ और चुपचाप होता है कि इंसान को खुद पता ही नहीं चलता कब वो एक मजबूर इंसान से एक आम चोर बन गया। दिमाग उसे पूरी तरह हिला देता है। तो कहानी में आगे क्या होता है बताती हूँ। जेक भागता है। भागते भागते उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही हैं। रास्ते में वो गिरता है, पर वो रुकता नहीं है। वो उन तीनों भारी बैग्स को लेकर हाँफता हुआ अपने छोटे से टूटे फूटे झोपड़ी वाले घर पहुंचता है। अपने सेफ जोन में आ गया। हाँ, उसका दिल जोरों से धड़क रहा है, पर चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। वो सोच रहा है कि आज के बाद उसकी किस्मत बदल गई। वो बेड पर बैठता है और कांपते हाथों से पहला बैग खोलता है, फिर दूसरा खोलता है, फिर तीसरा। और क्या निकलता है उसमें से? उन बैग्स में कोई सोने के सिक्के नहीं थे, वहां तो चांदी नहीं थी, यहाँ तक कि कांसे का एक सिक्का भी नहीं था। उसने बैग्स को उल्टा कर दिया।
वहां उन बैग्स में सिर्फ और सिर्फ छोटे आम पत्थर भरे हुए थे, साधारण पत्थर। बस एक पल के लिए उस साइकोलॉजिकल शॉक की कल्पना कीजिए जो इंसान पिछले कुछ घंटों से अपने आप को ये दिलासा दे रहा था कि उसने अपनी दरिद्रता मिटाने के लिए कानून और रसूल तोड़े। हाँ, जो सपने देख रहा था। उसे अचानक ये महसूस होता है कि उसने अपना कैरेक्टर, अपना ज़मीर एक ऐसी चीज के लिए बेच दिया जिसकी दुनिया में कोई वैल्यू ही नहीं थी। ये तो सोल क्रशिंग है। बिल्कुल। जाके पूरी तरह शॉक और गुस्से में था। वो चिल्ला रहा था, उस बूढ़े आदमी ने मेरे साथ झूठ क्यों बोला? ये सब मजाक क्या था? तभी उसकी नजर एक बैग के सबसे निचले हिस्से पर पड़ती है। कुछ था वहाँ? वहाँ एक नोट मिलता है, एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा। वो उसे खोलता है और पढ़ता है। उसमें लिखा था, मैं इस देश का राजा हूँ, मेरा अपना कोई वारिस नहीं, और मैं बरसों से एक ईमानदार इंसान की तलाश में था जिसे मैं अपना बेटा बना सकूं और अपने बाद इस देश का अगला राजा घोषित कर सकूं। अगर तुम इन पत्थरों को उस पहाड़ के पार ले आते और नहीं भागते तो तुम वो इंसान होते। ओह माय गॉड, ये कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। अगर हम इस पूरे सफर का विश्लेषण करें ना, तो जेक का टेस्ट वो भारी बैग्स कभी थे ही नहीं। बिल्कुल नहीं। पहाड़ की चढ़ाई कोई टेस्ट नहीं थी, नदी टेस्ट नहीं थी। उसका असली टेस्ट तो उस अकेलेपन में उसके अपने दिमाग का शोर था। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हमारे अंदर पलने वाले नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो थकान और लालच के वक्त अपना असली रंग दिखाते हैं। इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? जैके का सारी जिंदगी का संघर्ष, गरीबी में बिताए हुए साल, उसकी हर कुर्बानी, सब कुछ दरअसल उसे इस एक टर्निंग पॉइंट तक लाने के लिए था। वो लिटरली एक पूरे देश का राजा बनने ही वाला था। एक कदम दूर था बस। लेकिन उस एक पल की कमजोरी ने सब कुछ राख कर दिया। दोनों स्थितियों में दुख का कॉन्ट्रास्ट देखिए। पहले वो इसलिए रोता था क्योंकि वो गरीब था, पर आज वो इसलिए रोएगा क्योंकि वो गरीब तो है ही, पर अब वो ईमानदार भी नहीं रहा। उसने आत्मसम्मान और अमीरी दोनों चीजें खो दी। ये इंसानी फितरत का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। सिर्फ एक मोमेंट, सिर्फ एक छोटा सा पल, अगर वो अपने उन ख्यालों को काबू में कर लेता, उन पत्थरों को बिना सोचे पहाड़ के उस पार छोड़ आता, तो वो आज एक राजा होता। सच में। जब हम अपने गलत ख्यालों को रोकते नहीं हैं, तो वो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि हमें यकीन दिला देते हैं कि हम जो बेईमानी कर रहे हैं वही सही और इंसाफ है। जेक को उस वक्त लालच की दीमक ने पूरी तरह अंधा कर दिया था। ये चर्चा सच में बहुत हार्ड हिटिंग और गहरी है। हम सबकी जिंदगी में रोज ऐसे लम्हे आते हैं जहां हमें लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा, जहां शॉर्टकट लेना बहुत आसान लगता है, और तब दिमाग जस्टिफाई करता है। हाँ, हमारा दिमाग चुपके से हमें कन्विंस करता है कि कोई बात नहीं, दुनिया में सब ऐसा ही करते हैं, थोड़ी सी चालाकी चलती है। और वही थोड़ी सी चालाकी दरअसल आपका पूरा फ्यूचर और आपकी किस्मत डिफाइन कर रही होती है। चरित्र और किस्मत एक दिन में नहीं बनते। जो बीज हम आज अपने अकेलेपन में बोएंगे वही कल हमारी असलियत बनेंगे। ये बीज वाली बात बहुत पावरफुल है। अगर दिमाग में लगातार लालच और डाउट रखेंगे तो एक दिन वही जंगल बन जाएगा, पर अगर ईमानदारी और आत्मनियंत्रण रखेंगे तो किस्मत को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। जाते जाते एक ऐसी बात जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्या सच में इंसान की ईमानदारी तब तक ही होती है जब तक कि पकड़े जाने का डर होता है, या फिर क्या कैरेक्टर का असली टेस्ट ये नहीं है कि आप बंद कमरे में क्या करते हैं, बल्कि टेस्ट ये है कि जब आपको पता चलता है कि आपने जिसके लिए बेईमानी की वो दौलत सिर्फ धूल और पत्थर थे, तब आप खुद से नजरें कैसे मिलाते हैं। एग्जैक्टली। खुद से नजरें मिलाना सबसे मुश्किल होता है। इन पत्थरों से भरी इस दुनिया में अपना आत्मसम्मान किसी भी कीमत पर मत बेचिए। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ बदला है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही पावरफुल लर्निंग्स के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। और अपने थॉट्स को मॉनिटर करते रहिए। बिल्कुल। जाने से पहले एक सवाल कमेंट करके जवाब जरूर देना। अपने थॉट्स पर कंट्रोल या सरेंडर, क्या चूज करोगे?